तो कोलिजन के अंदर मैंने आपको टाइप्स ऑफ कोलिजन बता दिए थे और ये भी बता दिया था कि कोलिजन की पूरी प्रोसेस के ड्यूरिंग एनर्जी कंजर्व रहती है, सॉरी मोमेंटम कंजर्व रहता है। एनर्जी कंजर्व हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ कोलिजन। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी कंजर्व रहती है, अदरवाइज एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। ठीक है, एक टर्म और सीखनी है तो अपना कोलिजन सीखना कंप्लीट हो जाएगा और फिर अपन कंबाइन क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। वो टर्म है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना। इसको ऐसा ई से लिखते हैं, ई इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? सो ई इज इक्वल टू impulse of reformation upon impulse of deformation, इनका रेशियो। ठीक है, ये इम्पल्स कैसे निकालते हैं मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था, है ना। तो उसके रेशियो से अपन ये निकाल सकते हैं। बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है ये वाला रिलेशन, बट इसकी बेसिक सी डेफिनेशन ये है। और इसी को जब आप कैलकुलेट करोगे तो न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया था कि दिस इज इक्वल टू, कैलकुलेट किया जा सकता है, थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है उसकी कैलकुलेशन, तो अपन उससे उसको नहीं कर रहे, सीधा उसको लिख ले रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along line of impact after collision upon velocity of approach along line of impact before collision, है ना। दिस इज डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along line of impact after collision upon velocity of approach along line of impact before collision। दूसरी वाली ज्यादा काम आती है। जैसे मैं एग्जांपल देके आपको एक जगह दिखा रहा हूं कि क्या इसका मतलब है। मान लीजिए ये दो बॉडीज हैं, है ना, इनके बीच हेड ऑन कोलिजन होने वाला था। कोलिजन से पहले ये U1 से आ रहा था, ये U2 से जा रहा था, और कोलिजन के बाद ये V1 से जा रहा है और ये V2 से जा रहा है। दिस इज बिफोर कोलिजन एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन। एक बात तो हमें और समझ में आती है कि कोलिजन के पहले की कहानी ये है, इसका मतलब ये पक्की सी बात है कि U1 की वैल्यू U2 से ज्यादा होगी तभी टक्कर हो सकती है, क्योंकि U1 U2 से ज्यादा होगा तभी 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस इस केस में कम होगी और तभी टक्कर हो सकती है। और इस केस में V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा होगी क्योंकि टक्कर हो गई, अब ये दूर जाएंगे, है ना। तो कोलिजन के पहले अप्रोच होता है, कोलिजन के बाद सेपरेशन होता है ना। तो वही ये पक्की सी बात है। तो मैं यहां पे अगर लिखूं E को, क्या लिखोगे? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, ये V2 से जा रहा है, ये V1 से जा रहा है। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखना चाहता हूं तो उसको मैं लिखूंगा V2 माइनस V1। दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, किस रेट से ये दूर जा रहे हैं, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यहां पास आने की वेलोसिटी, इसको मैं क्या लिखूंगा, U1 माइनस U2। तो एक इक्वेशन अपने को यहां से मिलेगी, कोफिशिएंट ऑफ। एक्चुअली कोलिजन के क्वेश्चंस में यही दो इक्वेशंस लिखी जाती हैं, एक मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन और एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन। और ये इक्वेशन हमेशा ही लिख सकते हैं, हमेशा, है ना, कि यहाँ पे E की वैल्यू आपको दी होगी तो आप कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन कोलिजन के पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कुछ केसेस अपन सीखेंगे, जैसे कि किसी बॉल की दीवार से टक्कर होती है,
उसमें अपन मोमेंटम की इक्वेशन नहीं लिख सकते, बट ये इक्वेशन हमेशा लिख सकते हैं। अगर हमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट है तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं, अगर हमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट पता है तो, है ना। इफ वी कैन डिसाइड line of impact, we can always write this equation. We can always write this equation. हम ये equation हमेशा लिख सकते हैं. If we can decide line of impact, we can always write this equation. Generally जो E की वैल्यू होती है, और यही अपन मानते भी हैं ऑलमोस्ट 99.99% क्वेश्चन में, 0 से 1 के बीच होती है ना। E की वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है. E की वैल्यू 0, दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. मतलब रिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, है ना। मतलब नो रिफॉर्मेशन, कोई रिफॉर्मेशन नहीं हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ, कहानी खत्म हो गई. E की वैल्यू 1 से 0 के बीच, दिस इज इनइलास्टिक कोलिजन, है ना. इसके अंदर पार्शियल रिफॉर्मेशन, इसके अंदर क्या होता है, पार्शियल रिफॉर्मेशन. और तीसरा E इक्वल टू 1, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन, कंप्लीट रिफॉर्मेशन. ठीक है. अब 1 मिनट रुकना. ठीक है. तो E की वैल्यू 0, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहा है तो E की वैल्यू 0, अगर इलास्टिक कोलिजन कहा है तो E की वैल्यू 1, और अगर इनइलास्टिक कहा है तो E की वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी. ये ध्यान रखना है. फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि पहले से डिफॉर्मेशन हो, बट आपको उस चीज को दिमाग से हटा के चलना है ना. वो बहुत ही स्पेशल केस है, और मतलब उसके आने के चांसेस नहीं के बराबर है, नहीं नहीं आता है प्रैक्टिकली, वो चीज नहीं ऑब्जर्व होती है बहुत ज्यादा. तो उस चीज के बारे में दिमाग नहीं लगाएंगे, उस चीज को बार बार नहीं सोचेंगे. तो अपनी जो ई की वैल्यू है ये हमेशा 0 से 1 के बीच ही होगी, है ना. किसी क्वेश्चन में कभी स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है तो मान लेंगे, वरना अपन इसी पे स्टिक रहेंगे कि ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है. ठीक है. इस पे कभी दिमाग में डाउट नहीं लाएंगे. तो ये 3 टाइप के कोलिजन है. और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो ई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट की इक्वेशन लिखी जाती है वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग लिखी जाती है. हेड ऑन में तो दिक्कत नहीं आती है, जब ऑब्लिक सीखेंगे तो वहां ये चीज काम आएगी. तो कोलिजन में 2 इक्वेशंस कौन कौन सी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और एक मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना. तो मोमेंटम तो हमेशा ही कंजर्व रहता है. चलो, तो ये 2 बेसिक टाइप की इक्वेशंस हैं. अपन एक एक करके कोलिजन के कुछ सवाल सॉल्व करेंगे. पहले मैं सिर्फ ऐसे सवाल लेता हूं जिसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज होगा, है ना. ध्यान से देखना. जैसे आपने एक बॉल को यहां से ड्रॉप किया, एक बॉल को आपने यहां से ड्रॉप किया, h हाइट की बॉल थी, और ये अपना सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू E. अच्छा, एक चीज और, ये जो E होता है ना, E is a practical value, E is a practical or experimental value given for a collision. अपन अपने मन से E नहीं बता सकते कि E कितना होगा, है ना. अपन अपने मन से कभी भी E नहीं बता सकते. हाँ, क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होती है जिसके थ्रू E को जज कर सकते हैं.
जैसे क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ कि, या तो नाम ही लिखे हुए तो ये बता देंगे, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ कि बॉडीज स्टिक आफ्टर कोलिजन, कि बॉडी कोलिजन के बाद आपस में स्टिक हो गई, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है E इक्वल टू 0 है ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ देयर इज मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, इसका मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ देयर वाज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन, इसका मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज से अपन ये गेस करके बता सकते हैं कि कोलिजन कौन से टाइप का है, वरना हम ई की वैल्यू नहीं बता सकते। एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो गिवन टाइप ऑफ कोलिजन के लिए होती है, जो अपने को दिया होता है। इट डिपेंड्स ऑन कोलाइडिंग बॉडीज, उनके नेचर पे डिपेंड करती है ना। जो जिन बॉडीज की टक्कर हो रही है उनके नेचर पे डिपेंड करती है, तो ये अपन ऐसे नहीं बता सकते। तो ये अपने को दिया होगा। तो ये अपने पास सवाल दिया हुआ है कि एक बॉल को h हाइट से ड्रॉप किया गया है और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड हाइट अचीव्ड बाय द बॉल आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड। फर्स्ट बार जब ये रिबाउंड होगी तो उसके बाद बॉल कितनी हाइट अचीव करेगी। h हाइट से ड्रॉप किया है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, तो फर्स्ट रिबाउंड के बाद ये कितनी हाइट अचीव करेगी। मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, आपको सॉल्व करके बताना है। h, EH, E स्क्वायर H, E क्यूब H, E क्यूब नहीं E4 लिख लो। बताइए इनमें से कौन सा आंसर आ रहा है। सॉल्व कीजिए, जरा सोचिए, फिर मैं बताऊंगा। 2 मिनट टाइम है। कि बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, फाइंड हाइट रिसीव्ड बाय द बॉल आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड। पहली बार जब जमीन से टकरा के रिबाउंड हुआ तो वो कितनी हाइट तक जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है। तो h, EH, E स्क्वायर H, E4H। सॉल्व कीजिए। ड्रॉप होने से पहले की स्पीड निकालिए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिखिए और बाद की हाइट निकालिए। सॉल्व कीजिए, तुक्के मत लगाइए, मैथमेटिकली सॉल्व कीजिए। इक्वेशन लिखिए, किसी का A आ रहा है, किसी का B आ रहा है, किसी का C आ रहा है, तुक्के मत लगाइए। चलो देखो, मुझे ये पता है कि मैंने इसको अगर h हाइट से ड्रॉप किया होगा तो ग्राउंड पे टक्कर होने से ठीक पहले इसकी जो स्पीड होगी u, वो होगी √2gh। अगर मैंने इसे h हाइट से ड्रॉप किया है तो ग्राउंड पे टक्कर होने के ठीक पहले इसकी स्पीड होगी √2gh, है ना। और मान लेते हैं टक्कर होने के बाद, मैं साइड में ड्रॉ कर रहा हूं, वैसे तो उसी लाइन पे होगी पूरी मोशन, मैं आपको दिखाने के लिए मोशन को साइड में ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। टक्कर होने के बाद इसकी स्पीड मान लेते हैं होगी v, है ना। तो जो इसकी नई हाइट आएगी जहां जाके इसकी वेलोसिटी 0 होने वाली है, ये जो h डैश आएगा, इसको मैं लिख सकता हूं v²/2g। तो मुझे v चाहिए कहीं ना कहीं से, है ना। अगर इसको h हाइट से ड्रॉप किया है तो जब ये जमीन को हिट करेगा तो इसकी स्पीड u होगी, जब ये रिबाउंड होगा तो मान लिया इसकी स्पीड v होगी, और उस v स्पीड के कारण ये v²/2g हाइट तक जाएगा। तो मुझे u और v के बीच का रिलेशन निकालना है, ठीक। एक बात सबको समझ में आ रही होगी कि यही वर्टिकल लाइन जो है यही लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच इसी के अलोंग होगी। तो देखो मैं E लिख रहा हूँ, E इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अगर मैं ये जमीन से टक्कर के बाद की वेलोसिटी मान लूं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या थी, तो टक्कर के बाद वो v से दूर जा रहा था और आ रहा था वो u से, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाज u। तो v और u के बीच का रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू EU। क्या है, v इज इक्वल टू EU। हर बार टक्कर होने के बाद उसकी वेलोसिटी e टाइम्स हो जाएगी, है ना। तो फर्स्ट टाइम टक्कर है तो वो u से आई थी तो वापस जाएगी EU से, ठीक। तो मैं अगर h डैश की वैल्यू निकालना चाहूं तो h डैश इज इक्वल टू
वी स्क्वायर अपॉन 2g, वी स्क्वायर मतलब ई स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 2g, और u स्क्वायर की वैल्यू 2gh हम जानते हैं ऑलरेडी, सो इट इज e स्क्वायर अपॉन 2g इंटू 2gh, 2g से 2g कैंसिल हो गया, सो द आंसर इज e स्क्वायर h। और देखो e हमेशा 1 से छोटा है या 1 के इक्वल है, तो अगर e 1 के इक्वल हुआ तब तो उसी हाइट तक रिबाउंड होगा, मतलब अगर इलास्टिक कोलिजन हुआ तब तो ये रिबाउंड होके उसी हाइट तक जाएगा, वरना हर बार इसकी हाइट कम होती रहेगी, है ना। तो एक बार टक्कर के बाद उसकी स्पीड हो जाएगी eu और हाइट हो जाएगी e स्क्वायर h। यहाँ u क्या था, जितनी स्पीड से वो आया था, और h क्या है, फर्स्ट h डैश फर्स्ट रिबाउंड के बाद उतनी हाइट तक ये गया है। तो आंसर आ गया e स्क्वायर h, दैट इज c। सी आंसर इज करेक्ट। सबसे पहले और सही आंसर खुशी ने दिया था, उसके बाद सृष्टि का आंसर सही था, फिर प्रियांशु का आंसर सही था, है ना। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, सुनना ध्यान से, ये मैं ही बताऊंगा, सुनना ध्यान से। सेम क्वेश्चन है ना, यहीं से ड्रॉप किया है h हाइट से, ड्रॉप किया मतलब u इक्वल टू 0 है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है। तो आपसे कुछ सवाल पूछे हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड height of the ball after nth rebound, n टाइम्स रिबाउंड होने के बाद बॉल की हाइट क्या होगी। फाइंड हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर nth रिबाउंड, राउंड नहीं रिबाउंड, रिबाउंड, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, फाइंड हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर nth रिबाउंड। सेकेंड, फाइंड टोटल टाइम after which the ball will stop, the ball will stop rebounding, कितने टाइम के बाद बॉल रिबाउंड होना स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ बॉल आफ्टर nth रिबाउंड, दूसरा पूछा है फाइंड टोटल टाइम आफ्टर विच द बॉल विल स्टॉप रिबाउंडिंग। आपको समझ में आ रहा है कि इनफाइनाइट बारी टप्पे खाएगी। इसकी बॉल के मोशन के बारे में आप अगर सोच के देखो तो ये बहुत बार टप्पे खाएगी। जैसे यहां से आई बॉल, टप्पा खाया, मैं इसको साइड में ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, ऐसा, फिर यहां से जाएगी, फिर यहां तक आएगी, फिर आएगी, फिर टप्पा खाएगी, नीचे वाला पार्ट हटा सकते हैं वैसे, है ना, फिर ऊपर जाएगी, फिर टप्पा खाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर टप्पा खाएगी, ऐसे एंड सो ऑन, यहां से यहां भी, यहां से यहां भी, है ना, ऐसा। यहाँ पे स्पीड 0 थी, यहाँ पे मान लिया u स्पीड से आई, वापस गई है पहले टप्पे के बाद की स्पीड है ये, v1 से वापस गई, तो v1 से वापस गई तो v1 से वापस आएगी, फिर मान लेते हैं यहाँ v2 से वापस गई, v2 से वापस गई तो v2 से आएगी, फिर यहाँ मान लेते हैं v3 से ऊपर गई, फिर जब वापस आएगी तो v3 से वापस आएगी, फिर टप्पा खा के ये कुछ v4 से ऊपर जाएगी,
और फिर वापस आएगी v4 से नीचे आएगी, हर बार वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, है ना। ऐसे होते होते इनफाइनाइट टक्कर होने के बाद ये फाइनली आके यहाँ रुक जाएगी, है ना। ये बात सबको समझ में आती है? ऐसा होगा? जल्दी बोलो। ये सब होंगे एक ही लाइन पे, मैंने आपको दिखाने के लिए साइड में बनाया है। ये सब उसी वर्टिकल लाइन पे होगा कि बॉल टप्पा खाते खाते अंतिम में फाइनली रुक जाती है, बट मैंने इसको आपको दिखाने के लिए साइड में बनाया कि u से ड्रॉप किया। पहली बार पहली टक्कर के पहले आई थी तो स्पीड u थी, पहली टक्कर के बाद उसकी स्पीड v1 है, दूसरी टक्कर के बाद उसकी स्पीड v2 है, तीसरी टक्कर के बाद उसकी स्पीड v3 है, चौथी टक्कर के बाद उसकी स्पीड v4 है ना। हर टक्कर के बाद की स्पीड को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखना मैं क्या क्या लिख सकता हूं। मैं v1 को लिख सकता हूं e इंटू यू। अगर आप e की इक्वेशन लिखो फर्स्ट टाइम के लिए, पहली बार जो टक्कर हो रही है, तो e को लिखोगे बेटा v1 अपॉन यू, तो यहां से v1 कितना आएगा eu। सिमिलरली आप e को लिखोगे अगर दूसरी टक्कर की बात की जाए, तो दूसरी टक्कर के लिए लिखोगे बेटा e इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। तो आप v2 को दूसरी टक्कर के बाद जो वेलोसिटी है उसको आप क्या लिखोगे v2। सो v2 विल बी e इंटू v1, और v1 ऑलरेडी eu है, तो v2 इज e स्क्वायर u। सिमिलरली v3 इज e क्यूब u। तो आफ्टर n कोलिजन्स या आफ्टर n रिबाउंड्स इसकी जो वेलोसिटी होने वाली है वो हो जाएगी e रेज टू द पावर nu। ये बात समझ में आती है? पूछा नहीं था बट मैंने बता दिया ये भी, क्योंकि ये यूज करेंगे। n टक्कर होने के बाद इसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी, फर्स्ट टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी eu, सेकेंड के बाद e स्क्वायर u, थर्ड के बाद e क्यूब u, फोर्थ के बाद e4u एंड सो ऑन। हर टक्कर के बाद जो इसकी वेलोसिटी है वो e की पावर nu के बराबर हो जाएगी, अगर n टक्कर माने तो। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बोलिए यस नो। ठीक है, ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और सुनिए, सुनिए सुनिए ध्यान से, समझ गया मैं। अब इसको h हाइट से ड्रॉप किया है, इस हाइट को मैं h1 लिख देता हूं। h1 क्या है? पहले टक्कर के बाद कितनी हाइट तक गया। h2 लिख देता हूं, इसको मैं h3 लिख देता हूं, इसको मैं h4 लिख देता हूं। ये हर टक्कर के बाद कितनी हाइट तक जा रहा है उसकी वैल्यू है। आप जानते हो कि अगर मैं h1 को लिखना चाहूं तो h1 को लिखूंगा बेटा v1 स्क्वायर अपॉन 2g, h2 को लिखूंगा v2 स्क्वायर अपॉन 2g, h3 को लिखूंगा v3 स्क्वायर अपॉन 2g एंड सो ऑन। हर हाइट को मैं लिख सकता हूं टक्कर के बाद जितनी स्पीड हुई उसके अकॉर्डिंग। तो आपने से क्या पूछा है? फाइंड हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर nth रिबाउंड। ये क्या है? स्पीड आफ्टर nth रिबाउंड। तो बस आ गया अपना hn, यही पूछा था। हाइट ऑफ बॉल, हाइट ऑफ बॉल आफ्टर nth रिबाउंड। nth रिबाउंड के बाद बॉल कितनी हाइट तक जाएगा इज इक्वल टू vn स्क्वायर अपॉन 2g, और vn लिखना बता दिया आपको, है ना, e की पावर n u। सो इट इज e रेज टू द पावर n u whole square upon 2g. So it is e raised to the power 2n into u square upon 2g, and u square upon 2g is h, है ना। ये अपन जानते हैं, इस पहली की जो हाइट थी दैट इज u स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये अपने हो गया e रेज टू द पावर 2n into h। nth रिबाउंड के बाद, nth टक्कर के बाद ये इतनी हाइट तक जाएगा, e रेज टू द पावर 2n into h। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि टोटल टाइम जिसके बाद बॉल रुक जाएगी। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। यहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2v1 अपॉन जी, मानते हो क्या? यहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2v2 अपॉन जी, यहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2v3 अपॉन जी, यहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2v4 अपॉन जी। ऐसे अपन टाइम ऑफ फ्लाइट लिख सकते हैं। होता है ना, अगर बॉल को यू से ऊपर फेंकते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u बाई जी।
तो 2v1/g, 2v2/g, 2 3v3/g एंड सो ऑन, मोशन अंडर ग्रेविटी। और ये उसका आधा है, तो इसका टाइम आएगा यहां से नीचे आने का टाइम u/g। तो इन्हीं सारे टाइम्स को ऐड करना है। तो देखिए ध्यान से, दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं टोटल टाइम लिख रहा हूं। दिस इज पहला टाइम। तो पहला टाइम क्या है, u/g। दूसरा टाइम है 2v1/g प्लस 2v2/g प्लस 2v3/g एंड सो ऑन। कितनी टक्कर हुई है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जीपी बनेगी, है ना। आप चाहो तो u/g को ऐसे रहने दो, प्लस यहां से आप 2/g कॉमन ले लो, है ना। इन सारे टर्म से 2/g कॉमन आएगा। और अब आप v1 प्लस v2 प्लस v3 की टर्म लिखो, तो v को क्या लिखते हैं, en के टर्म में। तो v1 को क्या लिखोगे, eu। इसको क्या लिखोगे, e²u। इसको क्या लिखोगे, e3u एंड सो ऑन। इनफाइनाइट जीपी है, और अपने को इनफाइनाइट जीपी का सम करना आता है। कैसे करते हैं इनफाइनाइट जीपी का सम, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है इसमें, e। मानते हो, है ना। फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। इस 1/g या u/g पूरा एक साथ कॉमन आ गया, u/g कॉमन आ गया। ये बच्चा 1 प्लस ये बचा यहां से 2e अपॉन 1 माइनस e, है ना। 1 माइनस e प्लस 2e, so it will be u/g 1 plus e upon 1 minus e. This is the answer for total time. This is the total time. u/g 1 plus e upon 1 minus e. This is the total time of rebound. इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। इतने टाइम के बाद वो रुक जाएगा। इनफाइनाइट जीपी करनी है, इनफाइनाइट जीपी का सम है, हर टर्म को लिखेंगे और उसको ऐड कर देंगे। ठीक है। फिर इसी में ना आपसे कई बार कुछ और चीजें पूछ लेंगे, जैसे क्या आप इसमें टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिफोर स्टॉपिंग। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये तो टाइम निकाल लिया। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सोचो। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो h है, ये डिस्टेंस 2h1 प्लस 2h2 प्लस 2h3 प्लस 2h4 एंड सो ऑन। आपसे पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे। टोटल डिस्टेंस तो कैसे निकालोगे, h प्लस 2h1 प्लस 2h2 प्लस 2h3 एंड सो ऑन। h1 h2 h3 आप सब कुछ जानते हो, रख देना। फिर से जीपी बनेगी, जीपी का सम कर लेना कि h प्लस 2, हर टक्कर के बाद जो हाइट होती है वो e की पावर nh हो जाती है। तो पहली टक्कर के बाद ये क्या आई थी, e²h, उसके बाद e4h, उसके बाद e6h एंड सो ऑन। वापस यहां से जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लो, या चाहो तो ऐसे ही लिख लो। तो h प्लस 2h कॉमन ले लेते हैं, ये फिर से इनफाइनाइट जीपी बनी। इसका कॉमन रेशियो कितना है, e², ये बनेगा e² अपॉन 1 माइनस e²। यहां से फिर से h कॉमन आ गया, और ये बचा 1 माइनस e², और ये बचा अपने पास 1 माइनस e² प्लस 2e²। तो ये आ गया अपने पास h इंटू 1 प्लस e² अपॉन 1 माइनस e²। दिस इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दिस इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना। आपसे एवरेज स्पीड पूछ सकते हैं, एवरेज सब सवाल हैं। अप्रोच आपने एक बार सीख लिया, आप सवाल खुद से सॉल्व कर सकते हो। एवरेज स्पीड
तो टोटल डिस्टेंस निकाल ली अपॉन टोटल टाइम कर देना, दिस इज एवरेज स्पीड। तो ये सब के सब सवाल हैं, जैसा पूछा जाए ई की वैल्यू पता होगी आप बता सकते हो, है ना। ठीक, एक चीज बस ध्यान रखना सवाल में, जैसे मैंने ये क्वेश्चन इसमें आपको बताया है ना, वो अपनी बुद्धि लगानी है कि मैंने बॉल को यहां से ड्रॉप किया है ना। क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि एक बॉल को जमीन से ऊपर फेंका गया और वो घूम के ऐसा आया है, ऐसा हो सकता है ना। क्वेश्चन ऐसा दिया हो कि एक बॉल को ऊपर फेंका है यहां से और वो ऐसे, ये हो रही है मोशन, तो बिल्कुल सेम मोशन होगी, सब कुछ सेम रहेगा। और अपने को ध्यान ये रखना है कि जो टी में आएगा यहां भी 2u/g आएगा, है ना। एक टर्म यहां भी एक्स्ट्रा आएगी, यहां भी 2h आएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि टॉप से ड्रॉप किया जा रहा है या जमीन से ऊपर फेंका जा रहा है। इतने समझदार आप खुद हो, खुद सोच सकते हो। बट अगर कोई ऐसा फॉर्मूला याद रख रहा हो तो ये फॉर्मूला इस वाले केस के लिए है, यहां से ड्रॉप किया है। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूं फॉर्मूला याद रखना, फटाफट लिख के आप रिजल्ट ला सकते हो, बस ये पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट जीपी लिखनी होती है ना। कोई डाउट किसी को? रिबाउंड वाला केस सीख गए। अच्छा, इस केस में मोमेंटम कंजर्वेशन यूज नहीं कर सकते, ये बात सबको समझ में आती है, क्योंकि जमीन से टक्कर हो रही है ना। दोनों पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, जमीन पे कहीं ना कहीं से नीचे से फोर्स है ना। तो इस केस में अपन मोमेंटम कंजर्वेशन यूज नहीं कर रहे हैं, बट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, वैसे तो ये 2D का सवाल है, बट फिर भी इसी टाइप का सवाल है, इसीलिए इसको यहीं कर लेते हैं। ये स्मूथ सरफेस है, इस स्मूथ सरफेस पे एक बॉल इधर से आती है और इधर जाती है, ये से u स्पीड से आती है, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है ना। और ये स्पीड के बाद v स्पीड से जाती है। तो आपसे पूछते हैं फाइंड रिलेशन बिटवीन, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन u है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो e है। फाइंड रिलेशन बिटवीन v u अल्फा बीटा एंड e, इनके बीच के रिलेशन बताइए। मतलब आपको एक्चुअली v को इन सब के टर्म में एक्सप्रेस करना है कि टक्कर के बाद स्पीड को आप इनकी टर्म्स में क्या लिख सकते हो। फाइंड रिलेशन बिटवीन v u अल्फा बीटा एंड e, है ना। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो आपको यह समझ आना चाहिए कि ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि जो भी फोर्सेस लगेंगे टक्कर के ड्यूरिंग वो इसी लाइन पे लगेंगे। और टक्कर के पहले की लाइन ऑफ मोशन ये है और टक्कर के बाद की लाइन ऑफ मोशन ये है। तो इसका मतलब ये हेड ऑन कोलिजन नहीं है, ये ऑब्लिक कोलिजन है, ठीक है। और बॉल की मोमेंटम में जो भी चेंज होगा वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही चेंज होगा, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर कोई चेंज नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं। वैसे ये 2D कोलिजन है, बट क्योंकि मैं अभी आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के अंदर सिखा रहा हूं तो मैं एक साथ ही आपको सिखा दे रहा हूं। कंपोनेंट करने आने चाहिए सबसे पहले। तो ये v से गया है बीटा एंगल पे, तो इसके जो वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे, ये एंगल बीटा है वर्टिकल के साथ वेलोसिटी का, तो ये एंगल भी बीटा होगा। तो दिस विल बी v cos बीटा एंड दिस विल बी v sin बीटा। और सिमिलरली ये इधर u से आ रहा है और वेलोसिटी के साथ ये एंगल आपको अल्फा दे रखा है, तो ये एंगल अल्फा है। सो दिस इज v cos अल्फा, सॉरी u cos अल्फा एंड दिस इज u sin अल्फा, ठीक है। एंड दिस इज लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक। तो सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट, मैंने बताया था वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट, मतलब अगर लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन ये रही।
velocity perpendicular to line of impact will remain unchanged, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल होंगी। इट इंप्लाइज u sin अल्फा, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, v sin बीटा, दिस इज फर्स्ट एक्सप्रेशन, है ना, u sin अल्फा इज इक्वल टू v sin बीटा। और दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन जो लिखते हैं वो कहाँ लिखते हैं? along line of impact। कहाँ लिखते हैं? along line of impact, इक्वेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन along line of impact। तो ध्यान से देखना, इसके along मतलब ये वाला कंपोनेंट आया कितने से था? u cos अल्फा से, गया कितने से है? v cos बीटा से। तो क्या लिखोगे? E is equal to v cos बीटा अपॉन u cos अल्फा। E is equal to v cos अल्फा, v cos बीटा अपॉन u cos अल्फा। ये रिलेशन रहा जो आपसे से पूछा गया था। अगर आप अल्फा बीटा e u और v के टर्म में लिखना चाहो तो दिस इज अ रिलेशन, E is equal to v cos बीटा अपॉन u cos अल्फा। और आप इन दोनों को अगर सॉल्व करो तो सॉल्व करके आप एलिमिनेट करके v की जगह u sin अल्फा बीटा और e में रिलेशन निकाल सकते हो कि आपको एक एंगल दिया हो तो आप दूसरा एंगल बता सकते हो। मान लो मैं आपसे कहूँ मुझे v नहीं चाहिए, आपको अल्फा दिया है, आपको बीटा निकालना है, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, v वहां से निकालिए, यहां रख दीजिए। तो आप लिखोगे E इज इक्वल टू v की जगह u साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा, ये मैंने v की वैल्यू रखी है, इनटू कॉस बीटा अपॉन u कॉस अल्फा। u से u कैंसिल हो जाएगा और e की वैल्यू बचेगी बेटा tan अल्फा अपॉन tan बीटा। tan अल्फा अपॉन tan बीटा। तो यहां से आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि tan बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? tan अल्फा अपॉन u। कई बार क्वेश्चन आपसे सीधा ये भी पूछ सकते हैं कि इतने एंगल पे आया और e इतना है, तो बताओ कितने एंगल पे जाएगा। सीधा लिख सकते हैं tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा अपॉन e। और e की वैल्यू 1 से छोटी होती है या 1 के इक्वल। भाई e इक्वल टू अगर 1 होगा तो अल्फा इक्वल टू बीटा होगा, और अगर e की वैल्यू 1 से छोटी हुई तो बीटा की वैल्यू अल्फा से ज्यादा होगी, है ना। ये वैल्यू जो है वो अल्फा से ज्यादा होगी। लॉजिकली भी सोच सकते हैं ये वैल्यू ज्यादा क्यों होगी। सुनना, यहां पे भी दोनों कंपोनेंट थे, रिजल्टेंट वेलोसिटी ये थी। यहां क्या हुआ कि ये कंपोनेंट तो सेम रह गया, इस कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं हुआ, ये जैसा था एज इट इज वैसा ही रह गया। ये कंपोनेंट पहले से छोटा हो गया, क्योंकि पहले आया था u से, मान लो u cos अल्फा से, तो अब वो e टाइम्स हो गया, मतलब पहले से छोटा हो गया। तो वेक्टर का ये कंपोनेंट सेम है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट छोटा हो गया, तो जो रिजल्टेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा, इसीलिए बीटा ज्यादा होता है। इसीलिए बीटा की वैल्यू यहाँ ज्यादा आएगी। आप यहां से मैथमेटिकली भी देख सकते हो, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा इफ e इज लेस देन 1। अगर e की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो बीटा अल्फा से छोटा आएगा। कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में? सिंपल सवाल है, बस इसमें ये चीज सीखनी थी, दो बातें, कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर चेंज नहीं होता है और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिखते हैं। तो ये दो क्वेश्चन अपन ने किए हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे बेस्ड। बस जल्दी बताइए कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इस टाइप के और लेंगे जब अपन ऑब्लिक कोलिजन प्रॉपर्ली सीख रहे होंगे, तो इंक्लाइन प्लेन के साथ। अब अपन एक एक करके सॉल्व करते हैं, है ना। अब अपन सीधे क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरी आपको पूरी सिखा चुका हूं। क्वेश्चंस करेंगे हेड ऑन कोलिजन के, हेड ऑन कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है।
पहले मैं एक जनरल क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसी के थ्रू ट्राई करेंगे सब कुछ सीख जाए, है ना। दोनों बॉडी फ्री रखी हुई हैं, इसका मास m है, इसका मास 2m है, ये u स्पीड से आ रहा था और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है। चलो पहले क्वेश्चन वैल्यू ले लेते हैं, e इज इक्वल टू 1/2 है, ये दिया हुआ है कि ये 2m है, वो m है, e की वैल्यू 1/2 है। 1/2 मत लो, कोई दिक्कत नहीं है लेने में, ले सकते हैं, बट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 1/3 ले लेते हैं, है ना। ये दिया है और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोथ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज की वेलोसिटी क्या होगी। बहुत सिंपल होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है सॉल्व करने का, है ना। ये 2m वाला u से आ रहा था, ये रुका हुआ था, है ना। टक्कर के बाद क्या होगा, मैं इस चीज के लिए तो 100% श्योर हूं कि टक्कर के बाद ये कुछ v1 से जा रहा होगा, इसकी स्पीड v2 मान लेता हूं। आगे सुनना, इसकी जो स्पीड है ना, इसकी जो वेलोसिटी है, ये आगे भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और ये पीछे भी जा सकता है, डिपेंड करेगा कि कोलिजन में क्या हो रहा है। तो मुझे कुछ नहीं पता, तो मैंने मान लिया आगे v2, या तो ये v2 पॉजिटिव आ जाएगा तो मतलब सही माना है, या तो v2 जीरो आ जाएगा, इसका मतलब ये रुक गया, और अगर v2 नेगेटिव आ गया मतलब ये उल्टा जाएगा, है ना। तो ये टक्कर के पहले u से आ रहा था, टक्कर का इसकी स्पीड v2, इसकी स्पीड v1 मान ली, है ना। हमें नहीं पता ये कहाँ जाएगा, बस ऐसे रेंडमली आगे माना है, कोई दिक्कत नहीं है रेंडमली मानने से। अगर गलत माना होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आंसर आने का मतलब है कि वो अपोजिट में जा रहा है। सिंपल सा है बेटा, दो इक्वेशन लिखेंगे। पहली इक्वेशन लिखेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन की, फिक्स यही दो इक्वेशन लिखनी होगी हर में, मोमेंटम की। तो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन कहता है कि 2m वाला u से जा रहा था, साइन का ध्यान रखेंगे, सब साइन में नहीं, हम पॉजिटिव में मान रहे हैं, तो 2m इंटू यू इज इक्वल टू m इंटू v1 इंटू 2m इंटू v2। तो यहां से एक्सप्रेशन आ रहा है v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 2u। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना। यही लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, तो कोई सोचने की दिक्कत ही नहीं है, सारी मोशन इसी लाइन पे हो रही है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज u, दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्या आएगा u। और अगर मैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करूं तो ये v1 से जा रहा है, वो v2 से आ रहा है, सो इट इज v1 माइनस v2, रख दो वैल्यूज। तो e इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 माइनस v2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज u, है ना। ये दूसरी इक्वेशन, e की वैल्यू कितनी थी 1/3, सो इट इज 1/3 इज इक्वल टू v1 माइनस v2 अपॉन u, सो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू u/3। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन है, v1 प्लस 2v2 पता है, v1 माइनस v2 पता है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, है ना। कितना आ जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, मैं माइनस कर लेता हूं दोनों इक्वेशंस को, तो ये बन जाएगा अपने पास 3v2 इज इक्वल टू 5u/3, so v2 is equal to 5u/9, this is v2। तो यहां से v1 कितना आ जाएगा, तो v1 is equal to u/3 प्लस v2, मतलब u/3 प्लस 5u/9, so it is 8u/9। कैलकुलेशन में कुछ गलती तो नहीं कर दी, एक मिनट कैलकुलेशन चेक कर लो जरा, सही है ना। तो ये v1 और ये v2 आ गया, ठीक है। तो v1 v2 की वैल्यू आ गई। दो इक्वेशन लिखनी है, मोमेंटम कंजर्वेशन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। क्या एनर्जी कंजर्व रहेगी,
क्या एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख सकते हैं? क्या एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? अरे प्रियांशु, नहीं लिख सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं क्योंकि E इक्वल टू 1/3 है, विच इज इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। क्या मोमेंटम कंजर्वेशन लिख सकते हैं? हाँ, क्योंकि दोनों बॉडीज फ्री टू मूव है, बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रहा है ना। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं। तो सिंपल है, इस टाइप के जो भी सवाल आते हैं उसमें ये दो इक्वेशंस अपने को लिखनी होती हैं। दोनों इक्वेशन लिख के अपने को दोनों बॉडीज की टक्कर की बात की वेलोसिटी दी होती है। तो अपने को दोनों बॉडीज के मास पता हो, दोनों की टक्कर के पहले की वेलोसिटी पता हो और ई पता हो, तो अपन टक्कर के बाद ये बता सकते हैं कि दोनों की वेलोसिटी क्या होगी। अब इसी पे खूब सारे सवाल होते हैं इसी टाइप के, जो अपने को सॉल्व करने होते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, है ना। एक एक करके अपन अब सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन अभी ऐसा ही और दूंगा आपको, फिर मैं एक एक करके तीनों कुछ टाइप्स में सॉल्व करूंगा। ये मान लो मास m1 है, ये मान लो मास m2 है, ये मान लो u स्पीड से आ रहा है और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो e है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है फाइंड स्पीड ऑफ 1 and 2 आफ्टर कोलिजन। 1 और 2 की स्पीड बताइए टक्कर के बाद। आंसर चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम है। और आप v1 v2 दोनों की स्पीड को आप e m1 m2 और u की टर्म में लिख दो। टक्कर के बाद आपको मान लेना कि v1 इस तरफ है और मान लेना v2 इस तरफ है। तो आप v1 v2 दोनों की वैल्यू निकालिए और दोनों की वैल्यू m1 m2 u और e की टर्म में आनी चाहिए। सॉल्व कीजिए, चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है। ये रुकी हुई थी टक्कर के पहले, इसको मान लिया v2 से जा रहा है, जो u से आ रहा था उसकी मान लिया वो v1 से जा रहा है। तो दोनों की वेलोसिटी बतानी है अपने को आफ्टर कोलिजन। लेंदी सा आंसर आ सकता है, परेशान मत होना, तुम तो सॉल्व करो, जो आ रहा है वो ले आना। इक्वेशंस लिखिए अपने आप, उसको सिंप्लीफाई करना है, आप ही को करना है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लिख सकते हैं, आप भी सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। और एक कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ये दो इक्वेशन है, मोमेंटम कंजर्वेशन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो बस यहां से क्या करेंगे, v2 की वैल्यू eu प्लस v1 उठा के उसमें रख देंगे। सो m1 इंटू u इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2, v2 की जगह eu प्लस v1, eu प्लस v1 ऐसा आ जाएगा। तो यहां से m1 इंटू u, v1 कॉमन लेंगे अगर तो ये बचेगा m1 प्लस m2 प्लस e m2 इंटू u। तो यहां से v1 की वैल्यू m1 माइनस e m2 इंटू u अपॉन m1 प्लस m2, ये v1 की वैल्यू आई। सिमिलरली v2 विल बी eu प्लस v1, eu प्लस v1, eu प्लस v1 is m1 minus em2 upon u
अपॉन m1 प्लस m2। एलसीएम ले लेंगे m1 प्लस m2, u बाहर निकाल लो, ये बचा अपने पास em1 प्लस em2 प्लस m1 माइनस em2। em2 से em2 कैंसिल होगा और ये बचेगा u इंटू m1 प्लस em2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये v1 v2 की वैल्यूज। दीज आर द वैल्यूज ऑफ v1 एंड v2। यही आ गया क्या आपका भी? सिंपल दो इक्वेशन लिखनी है, मोमेंटम कंजर्वेशन की और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। फिर सिंपल सा होता है, दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व करना। कोई डाउट है किसी को तो पूछिए। ये सामने सॉल्यूशन किया हुआ है, ये दो वेरिएबल दो इक्वेशन लिखी हुई है, मोमेंटम की और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, और फिर अपने को सॉल्व कर लेना। क्या कुछ उल्टा लिखा क्या मैंने? em1 प्लस em2 कैंसिल हो गया। हाँ ये ना, ये कितना आया? em1 प्लस em2, em1 प्लस m2 बच रहा है, em1 प्लस m1। अच्छा सॉरी, ये आ रहा है ना, दोनों में m1 बच रहा है ना। ठीक है ठीक है, यही कह रहे थे ना। दोनों में m1 बच रहा है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, m1 बाहर आ जाएगा, e+1 कॉमन होगा। आप चाहो तो इसमें वैल्यूज रख के चेक भी कर सकते हो, ये आंसर है। ठीक है, तो ये सवाल क्या था? सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी याद नहीं करना है कि u स्पीड से आ रहा था, एक पार्टिकल रेस्ट पे था और उससे टक्कर हुई, दोनों की स्पीड निकालनी थी तो मैंने निकाल ली। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे कभी पूछ लें, इसी इसी सवाल का पार्ट है ना, कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन find the conditions for which पहला m1 will stop after collision। पहली कंडीशन क्या है? m1 स्टॉप हो जाए। दूसरी, m1 moves in same direction after collision। और तीसरा, m1 moves in opposite direction। है ना, तो अपने को बतानी है, तीन सवाल पूछे हैं कि भाई m1 रुक जाए उसकी क्या होगी, m1 घूम के वापस आ जाए और m1 आगे जाता रहे, उसकी कंडीशन क्या होगी। आप ध्यान से देखियो, ये जो v1 में है ना, यहाँ पर माइनस का साइन है, मतलब v1 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है, लेकिन ये v2 तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। v2 की वैल्यू आई है u m1 emu अपॉन m1 प्लस m2। उसका लॉजिक भी है कि इस पे जो फोर्स आएगा ना, वो इंपल्सिव फोर्स इसी तरफ आएगा, तो ये तो हमेशा ही आगे जाएगा। मैंने बताया था अगर एक बॉडी रुकी होती है तो इम्पैक्ट के बाद वो हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही जाती है, तो ये तो फिक्स है कि v2 तो हमेशा ही आगे जाएगा। m2 m1 के साथ हो सकता है कि ये रुक जाए, हो सकता है ये इधर ही जाए, हो सकता है ये ऑपोजिट में जाए, तो वही पूछा गया है।
तो यहां से अपने पास V1 की इक्वेशन है। तो देखिए ध्यान से कि अपने पास कहा गया है कि V1 की वैल्यू है m1 माइनस E इंटू m2 इंटू U अपॉन नीचे क्या है m1 प्लस m2। ये V1 का रिलेशन है। अब मुझे बताना है कब पॉजिटिव, कब निगेटिव, कब जीरो हो सकता है। बेटा ये टर्म तो पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है ना। तो अगर मैं ये कंडीशन निकालना चाहता हूं, तो अगर पहली कंडीशन प्रूफ करनी है कि m1 स्टॉप हो जाए, इसका मतलब पूरी कहानी इस टर्म को देखने की है। m1 स्टॉप हो जाए इसका मतलब v1 इक्वल टू 0 हो जाए, इसका मतलब m1 इक्वल टू em2 हो जाए। तो अगर m1 अपॉन m2 इक्वल टू e हो गया तो ये रुक जाएंगे। कौन रुक जाएगा? 1 वाला, है ना। अगर m1 अपॉन m2 इक्वल टू e हो जाए तो 1 वाला जो है वो टक्कर के बाद रुक जाएगा। आपसे कहा जाए सेम डायरेक्शन में जाता रहे, तो सेम डायरेक्शन में जाने की कंडीशन क्या होगी? वो टर्म पॉजिटिव आएगी। सो m1 माइनस em2 शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ये 0 से ज्यादा हुआ तो सेम डायरेक्शन में जाता रहेगा, मतलब m1 शुड बी ग्रेटर देन em2। और अगर वो ऑपोजिट में जाएगा, मतलब m1 माइनस em2 शुड बी लेस देन 0, मतलब m1 शुड बी लेस देन em2। मतलब अगर m1 अपॉन m2 की वैल्यू e के इक्वल हुई तो रुक जाएगा, अगर वो वैल्यू e से ज्यादा हुई तो सेम डायरेक्शन में जाएगा, अगर वो वैल्यू e से कम हुई तो ऑपोजिट में चला जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन भी बता सकते हैं। जैसे इस सवाल में देखिए m1 अपॉन m2 की वैल्यू 2 आ रही थी, दिस वाज m1, दिस वाज m2, ये 2 था तो ये सेम डायरेक्शन में जाता रह गया, है ना। याद नहीं करना है, सवाल है, कुछ भी याद नहीं करना है, याद तो सिर्फ ये करना है कि ये दो इक्वेशन लिखते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कुछ भी याद नहीं करना है इनमें से, सब कुछ अपने को सॉल्व करना सीखना है, क्योंकि इस पे याद करने बेस्ड आप पे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। एनालिटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये चीजें सिखाई कि ये कैसे सोच सकते हैं कि रुक जाएगा, कि आगे जाएगा, कि पीछे आएगा। जो वेलोसिटी का फंक्शन है वो लिख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो एक सवाल अब आपको दे रहा हूं, ये आपको ही करना है। ये दो बॉल है, ये 2 kg का बॉल है और ये 1 kg का बॉल है। ये इधर की तरफ आ रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, और ये इधर की तरफ जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से। 1 मिनट, 5 नहीं, 5 मतलब 2.5 ले लो, है ना, 2.5 की स्पीड से। और E की वैल्यू आपको 1/2 दे रखी है। टक्कर होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आपसे क्वेश्चन में एक तो पूछा है फाइंड V1 एंड V2 आफ्टर कोलिजन, पहला क्वेश्चन, फाइंड V1 एंड V2 आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद V1 V2 बताना है, और इधर की तरफ पॉजिटिव, इधर की तरफ निगेटिव मानना है, तो साइन के साथ आ जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। बताइए जरा, दोनों क्वेश्चन आप ही को सॉल्व करने हैं, सब लोग सॉल्व करेंगे कि कोलिजन के बाद 1 और 2 की स्पीड क्या होगी, और व्हाट विल बी द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन। सब लोग सॉल्व करेंगे। कुछ पता चला? 0 तो कैसे आ गया बेटा? 0 नहीं आएगा, दूसरे की वेलोसिटी, वो रेशियो यहाँ यूज नहीं हो रहा। पीछे वाले की स्पीड, पीछे वाले का मास होता था वो। सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है। हाँ मतलब V1 निगेटिव आएगा शायद, कि दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। अच्छा E की वैल्यू भी तो है, देखते हैं। चलो अपन तो मान लेते हैं, अपने को तो नहीं पता। कैलकुलेशन है इसमें, कैसे गलती कर रहे हो?
इसकी स्पीड v2 मान लो, इसकी स्पीड v1 मान लो। मोमेंटम की इक्वेशन लिखो, मास भी 1 और 2 ही है, तो मोमेंटम पहले वाले का मोमेंटम 10 था, दूसरे वाले का मोमेंटम 5 है, इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2। ये रही मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन कि v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 15, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब v2 माइनस v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज 7.5। तो यहाँ से v2 माइनस v1 की वैल्यू आ रही है 7.5/2। कितनी आ रही है? 7.5/2। और यहाँ से v1 प्लस 2v2 पता है, तो वैल्यू रख दीजिए, v1 प्लस 2 इंटू v2, v2 इज 7.5/2 प्लस v1 इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो यहाँ से आ रहा है 3v1 इज इक्वल टू 7.5, सो v1 इज इक्वल टू 2.5, प्लस में ही आ रहा है, v1 इज प्लस 2.5। और v2 निकाल लेते हैं, v2, v1 मतलब 1 की स्पीड है, v2, तो v2 तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, अपने को पता है v2 इज इक्वल टू v1 प्लस 7.5/2, तो इट इज 2.5 प्लस 7.5/2 इज 3.75, so it is 6.25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब टक्कर के बाद इसकी स्पीड होगी, इधर की तरफ ही दोनों पॉजिटिव आए हैं, 6.25, और इसकी स्पीड होगी 2.5। दीज आर द स्पीड ऑफ बोथ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन, मतलब वो सेम डायरेक्शन में जाएगा, दे विल मूव इन सेम डायरेक्शन। इसको मैंने अगर m1 माना था, m2, अच्छा यहाँ वो नहीं लगा सकते, यहाँ ये रुका हुआ नहीं था। ठीक है, चलो, एनर्जी, एनर्जी लॉस, तो डेल्टा के को क्या लिखेंगे? के इनिशियल माइनस के फाइनल। के इनिशियल 10 और 2.5, तो हाफ इंटू 1 इंटू 10 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 2.5 स्क्वायर, दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1 की 2.5, तो हाफ इंटू 1 इंटू 2.5 स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2 की काइनेटिक एनर्जी 6.25, तो हाफ इंटू 2 इंटू 6.25 स्क्वायर। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, जो भी सॉल्व करके आंसर आ रहा हो वो लिख लेना, है ना? पता होना चाहिए कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कैसे करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे अपन कोलिजन के ही कुछ और क्वेश्चंस करेंगे हेड ऑन के, और अपना हेड ऑन कोलिजन खत्म हो जाएगा। ठीक, आज का लेक्चर यहीं फिनिश कर रहे हैं।